गुड मॉर्निंग, नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर AK बाबा, और आज हम भारतीय आर्ट्स क्लासेज में पढ़ाई करने वाले हैं एक्सुलरी वर्ब के बारे में। ठीक है, ये हमारा ग्रामर सेशन का चैप्टर है। एक्सुलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्प से ही हेल्पिंग वर्ब बनता है। ठीक है ना, तो इसी को आप एक्सुलरी वर्ब बोल दीजिए। कुछ लोग मोडाल एक्सुलरी वर्ब बोलते हैं, कुछ लोग सेमी वोवेल बोल देते हैं, कुछ लोग सेमी मोडाल एक्सुलरी बोल देते हैं। तो इसका कैसे कैसे किन किन लोगों ने क्या क्या डिवाइडेशन किया है ना। और सबसे पहले बिहार बोर्ड के बच्चे 12th वाले ये जान लें। अगर 10th क्लास के बच्चे देख रहे होंगे तो इसको मत देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए यूज का नहीं है। अगर नॉलेज के व्यू से देखते हैं तो देख लो, मजा आ जाएगा। 12th वाले जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं, चाहे वो किसी भी तरीके का हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, तो वे बच्चे क्या करेंगे, इसको देख लेंगे। सबसे पहले ये जान लो कि लगभग 7 नंबर से ज्यादा पूछेगा, कम का नहीं पूछेगा। बहुत सारे शिक्षक बोलते हैं कि सर ये 5 नंबर का पूछता है। ये मैं भी जानता हूं कि ओरिजिनल 5 नंबर का पूछता है, लेकिन एक चीज सुन लीजिए आप लोग, ये जो ऑप्शन वाला सिचुएशन दिया गया है, भारत सरकार या बिहार सरकार जो भी हो, है ना, तो इसमें आपको फायदा क्या करेगा कि एक्सुलरी वर्ब आपको क्या करेगा, ये कोई भी गिराया नंबर, उसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि आपको सिर्फ 5 नंबर बनाना है। ऐसा थोड़े, जैसे मान लीजिए 7 क्वेश्चन दिया हुआ है ना। अगर 7 क्वेश्चन दिया हुआ है तो हमको अगर 7 एक्सुलरी वर्ब वाला आता है तो हम 7 काहे ना मार दें। तो लगभग एक्सुलरी वर्ब से आपको क्वेश्चन 7 को दिया जाएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, प्लस दिया जाएगा। और ऐसा कोई सूचना नहीं है कि आपको 5 नंबर बनाना है। ठीक है, तो कैसे कैसे एक्सुलरी वर्ब पढ़ेंगे, क्या क्या एक्सुलरी वर्ब होता है, किन किन लोगों ने क्या क्या दिए, आइए सटासट हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए अब सबसे पहले हम एक्सुलरी वर्ब के बारे में जानते हैं। ठीक है, एक्सुलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? पूछेगा व्हाट इज एक्सुलरी वर्ब, तो कहता है एक्सुलरी वर्ब हेल्प टू फॉर्म अ टेंस। यहां पर एक लाइन है, उसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। ओके, और या, इसको हिंदी में या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन हैंस द नेम। यानी कहने का मतलब हुआ कि एक्सुलरी वर्ब जो हुआ, यानी जो हेल्पिंग वर्ब जो हुआ, वो क्या करता है, वो करता है टेंस को, निगेटिव को, या इंट्रोगेटिव को, या हम कह सकते हैं क्वेश्चन को, ये बनाने में सहायता करता है। एक्सुलरी वर्ब का मेन काम होता है, जैसे आप कोई भी टेंस जब बनाते होंगे तो उसमें बिना इज का, बिना एम का, बिना आर का, ये सब कुछ डिटेल में बताऊंगा। बिना ये सब यानी बिना हेल्पिंग वर्ब का कोई सेंटेंस लिखा ही नहीं जा सकता है। इसको बड़े बड़े विद्वानों ने 3 भागों में बांटा। आपको लगता होगा सर सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखने वाले कौन थे, है ना। तो लिखने वाले माइकल स्वान वगैरह सबसे ज्यादा ये सब चीज के बारे में चर्चा किए हैं। बड़े बड़े ग्रामेरियंस ने भी बोला, लेकिन माइकल स्वान वगैरह का सबसे ज्यादा आगे बढ़ा। इसमें देखिएगा, कहता है कुछ ग्रामेरियंस का मतलब होता है विद्वान। ग्रामेरियंस का मतलब होता है विद्वान। तो कुछ विद्वानों ने 2 भागों में और कुछ ने इसको 3 भागों में बांटा है। ओके, तो किन 3 भागों में बांटा और किन 2 भागों में बांटा, सबसे पहले जान लीजिए कि मुख्य रूप से यही 2 को पढ़ना होता है। कहीं कहीं पे कुछ शिक्षक इसको मोडाल भी पढ़ा देते हैं। ठीक है, आइए तो कौन कौन सा है वो 2। 12th लेवल में आपको यही 2 को पढ़ना है, एक प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब। ठीक है,
आपको पढ़ना है दुइयों को मेन रूप से, लेकिन नॉलेज के व्यू से हम बता दे रहे हैं कि तीसरा जो डिवाइडेशन किया गया था सेमी मोडल एक्सुलरी वर्ब को, या यूं कहें मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब। कहीं कहीं पे आपको सेमी मोडल मिल जाएगा या कहीं पे मार्जिनल एक्सुलरी वर्ब मिल जाएगा, कोई दिक्कत। अब हम लोग आगे देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और कैसे कैसे इनका यूज किया जाता है, ठीक है। आइए अब जानते हैं प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन आता है और मोडल एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन आता है, तो ठीक है। सबसे पहले इसको ऐसे याद करो, देखो हम लोग पढ़ते थे इज एम आर, तो इज एम आर हो गया, ओके। फिर पढ़ेंगे बाज वेयर, तो बाज वेयर एक जगह हो जाएगा। डू डज डीड पढ़ते थे, तो डू डज डीड एक जगह हो गया। फिर पढ़ेंगे हैव हैज हैड, हो गया, काम खत्म होगा। फिर से कैसे याद करना है, तो इज एम आर बाज वेयर डू डज डीड हैव हैज हैड, ये होगी आपका प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब का, ठीक है। मॉडल एक्सुलरी वर्ब में कौन कौन आएगा, तब बिल वुड को एक जगह कर दीजिएगा, बिल वुड हो गया। शैल शुड एक जगह पर हो गया। कैन कुड एक जगह पर हो गया। माई मस्ट मस्ट एक जगह पर हो गया। अब याद रखिएगा माई मस्ट और मस्ट में ही आएगा ये सब का सब, यहां तक है ना। फिर आपका आउट टू और यूज टू एक जगह पे हो गया, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा नीड और हो जाएगा डेयर। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं, आराम आराम से देखो। सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, ओके। देखो एक चीज बताता हूं कि चाहे कोई भी विषय पढ़िए ना, एक कलम और कॉपी खोल के जरूर बैठा कीजिए, ताकि जो भी नोट्स हो आप लिखते चलें सटासट, और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, ताकि हम लोग कमेंट्स देख करके अपना जो भी हो सुधार कर सके। यहां पर देखो सबसे पहले प्राइमरी में एज एम आर एक जगह पर हो गया, इज एम आर। फिर बाज बेर हो गया, डू डज डीड हो गया, हैव हैज हैड हो गया। फिर मॉडल में आ जाएगा बिल वुड, शैल शुड, कैन कुड, माई मस्ट मस्ट। फिर आउट टू, यूज टू, नीड और डेयर, ठीक है। अब हम लोग इन सब के बारे में बारी बारी से जानते हैं, ठीक है। तो आइए बने रहे। अब जानते हैं व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब एंड मॉडल एक्सुलरी वर्ब, यानी कहते हैं कि प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब और मॉडल एक्सुलरी वर्ब में डिफरेंट अंतर क्या है। एक चीज देख लो, ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये आपका ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा फायदा करेगा, सबसे ज्यादा। यानी आप आंख मूंद करके ऑब्जेक्टिव को टच आउट कर सकते हो। कैसे, देख लो। सबसे पहले मैं कहा क्या कि इसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं, यानी प्राइमरी एक्सुलरी वर्ब है उसका प्रयोग हम मेन वर्ब के रूप में भी कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है ही इज और रिच मैन। देखिए यहाँ पे ये जो इज हुआ ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ये दो तरीके से काम कर सकता है, एक प्राइमरी के रूप में और एक मेन वर्ब के रूप में। यानी अगर ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तो आप इसको आराम से खींच के बाहर निकाल लोगे। जैसे इसका देखो अगला में, या इसके अपोजिट में देख लो कि मॉडल एक्सुलरी वर्ब। अरे 4 गो तो ऑप्शन में रहेगा बेटा, ठीक है, जिसमें 2 गो रहेगा प्राइमरी का और 2 गो रहेगा मॉडल का। तो इसमें से पहला में नियम कह दिए कौची कि मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंसवा को देखेंगे, अगर लग रहा है कि हाँ इसको मेन वर्ब के रूप में करेंगे तब मॉडल तो खत्म हो जाएगा, ऑप्शन 2 का ना बचेगा। तो 2 में अब इज भराएगा कि आर भराएगा। अब जब ही के साथ अगर ऑप्शन आर भी दिला रहे तो इजे ना भराएगा यार, काम खत्म हो गया। आइए वापस, लोड नहीं लेना है, आइए यहाँ पे देखते हैं फिर से। इसका प्रयोग कभी भी मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते हैं, कभी भी नहीं मेन वर्ब के रूप में कर सकते हैं। जैसे ही विल गो, तो यहाँ पर मुख्य यानी मेन वर्ब हुआ जो गो हुआ, ये तो हेल्पिंग वर्ब हुआ, यस या नो। इसलिए आपका 2 ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन में टच होगा।
मॉडल और एक्सुलरी। तब मॉडल जो रहेगा कभी भी आपका मेन वर्ब का काम नहीं करेगा और ये वाला मेन वर्ब का काम करेगा। तो इज एम आर करके दे देगा आपको ऑप्शन। तो एकरा में कौची लगेगा, इज लगेगा। तो इज में ऑप्शन मार के काम खत्म कर दीजिएगा। ठीक है, आइए एक चीज सुन लीजिए, मैं नियम लिखवा रहा हूं, उसके साथ साथ मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दूंगा ताकि आप सेट प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, जब वीडियो बिल्कुल एंड हो जाएगा उसके बाद यानी पूरा एक्सुलरी वर्ब खत्म होने के बाद मैं आपको टाइप दूंगा कि जो नियम सर बताए हैं वो सेटअप होता है कि नहीं। आइए पहले अगला सेक्शन देखते हैं। इसका रूप पर्सन और नंबर के अनुसार से बदलेगा। जैसे यहां पर ही के साथ इज यूज हुआ तो यहां पर आई के साथ एम यूज हो जाएगा। याद रखेंगे प्राइमरी वाला जो होता है वो नंबर को देख के, पर्सन को देख के हमेशा बदल जाएगा, लेकिन ये कभी भी नहीं बदलता, इसका मूड कहीं नहीं होता है। जैसे ही के साथ भी बिल लगा देगा, आई के साथ भी बिल लगा देगा, इसमें कोई नो चेंज। ठीक है, अगला इसमें क्या कहता है कि अगर रहे बी, डू, हैव, याद रखेंगे बी के साथ साथ मैं अभी थोड़ा देर पहले ही बांटा था, इज, एम, आर, बाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैव, हज, ये सब था बी में। याद रखेंगे तब बी वाला जितना भी यूज होगा तो वो दिमाग में रखेंगे कि सर V4 के साथ ही यूज होगा। तो जब V4 होगा बेटा तो हम यदवा दिलाते थे, याद होगा गनमा, है कि नहीं। कंसोनेंट और बाई रहे तो याद है ना सब गनमा। तो ING फॉर्म को V4 कहते थे, नो टेंशन। ठीक है, तो ये सब चीज सेशन वाइज सेशन समझते जाएंगे कि ING किस में लगता था जी। तो जितना भी बी रहेगा, बाज, बेयर, इज, एम, आर, हैव, इस सब में ING फॉर्म लगेगा। तो वही यहाँ पे कहता है कि बी के साथ और हैव के साथ हमेशा ING लगेगा। क्या लगेगा, ING लगेगा। इसके ऊपर वाले रूल में क्या कहता है कि टू का प्रयोग करके इन्फिनिटिव बनाया जा सकता है। किसमें, बी में, डू में, हैव में। लेकिन याद रखिएगा मॉडल एक्सुलरी वर्ब में किसी भी हालत में टू का यूज नहीं होता है, ING का यूज नहीं होता है। ये जो रहा आपका ऑब्जेक्टिव में एकदम समझिए कि मस्का है, मलाई है, या यूं कहें कि अभी फिलहाल में पर्व था हम लोगों का कौची दही चूड़ा वाला। तो दही है ना, दही का जो मेन मलाई होता है ना वो यही हवा। अगर इसको ध्यान से अगर आप लोग देख लेते हैं तो मजा से आप दही चूड़ा खा सकते हैं। तो आइए अब एक का यूज जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देता है द सम ऑफ यूज मॉडल। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ जो है वो मैं यूज बता रहा हूं। यहां पे बताया जा रहा है कि कैसे कैसे सेल का और कैसे कैसे बिल का प्रयोग आप करिएगा। बिल्कुल हिंदी में लिखा हुआ है, आराम आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपिया खोलो ना जी, बैठल रहता है कॉपिया खोल के बैठिए ना बढ़िया से। चलिए कितनों का भी तो ना सुनता है ना जी, अरे कॉपिया लिया वो यार, 2-4 दिन पढ़ लो। देखिए कहता है कि यदि किसी भविष्य की घटना का केवल साधारण रूप रहे, है ना, कोई भविष्य की घटना है और बिल्कुल साधारण रूप से है, तब फर्स्ट पर्सन के लिए सेल का प्रयोग करिएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं कि कोई ऐसी घटना हो जो भविष्य में हो, बिल्कुल साधारण हो, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के लिए सेल का प्रयोग करिएगा। और वही वाला सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए बिल का प्रयोग करेंगे। कब, जब साधारण रूप रहेगा तब। ये हो गया पहला, सेल और बिल का काम खत्म। दूसरा में अगर वाक्य में किसी भविष्य संबंधी आदेश देवल रहे, कमांड देवल रहे, प्रॉमिस दिया हुआ रहे, डिटरमिनेशंस दिया हुआ रहे या थ्रेट दिया हुआ रहे, है ना, तब आपको फर्स्ट पर्सन के लिए बिल का प्रयोग करना पड़ेगा। फिर से बता रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि कोई चीज दिया हुआ रहे, एकदम प्रॉमिस, कसम से खा के बोलता आदमी, कमांड को दिया हुआ रहे, आदेश दिया हुआ रहे, या कोई निश्चित चीज दिया हुआ रहे, या किसी तरीके का धमकी वाला बात रहे, तब यहां पर बिल का प्रयोग करेंगे। और अपोजिट में सेकेंड और थर्ड पर्सन के लिए सेल का प्रयोग करेंगे।
सबसे ऊपरे वाला में अगर सामान्य सा वाक्य रहेगा तब शैल का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन जैसे ही धमकी मिल रहा है, निश्चय मिल रहा है, तब वहां पर विल का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कि सब्जेक्ट अपने किसी भविष्य संबंधी इंटेंशन का या उद्देश्य को प्रकट करना चाहता है, जैसे मान लीजिए कि सब्जेक्ट कुछ बोलना चाहते हैं, है ना, तब वहां पर देखिएगा आपको विल का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। जैसे आप बोलना चाहते हैं ना कि मैं फलना चीज बनना चाहता हूं तो आई विल ढेकना, है ना, आई विल मेड ढेकना चीज, वही चीज हो गया कि अगर आप अपने लिए आप कुछ भविष्य में बोलने चाहते हैं, कोई इंटेंशन रखते हैं कि मैं ये चीज बनूंगा, तब उसके लिए विल का प्रयोग करेंगे। उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। और शैल का प्रयोग कब करेंगे? जब फर्स्ट पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहे तब। कोई दिक्कत? अब विल का प्रयोग क्या करेंगे? जब सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंफॉर्मेशन यानी कोई तरह का सूचना दिया हुआ रहे, है ना, तब इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत? सबसे पहले साधारण सा वाक्य रहेगा तो शैल का प्रयोग करेंगे, जैसे ही धमकी मिलने वाला वाक्य मिलेगा तो विल का प्रयोग करेंगे। कोई ऐसा बात जो फ्यूचर में आप अपने लिए बोल रहे हैं, है कि नहीं, तो आप विल का प्रयोग करेंगे, है ना। और जैसे ही कोई ऐसा बात हो जाए जहां पर आपको लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तब वहां पर आराम से शैल का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिसमें सिर्फ शैल का ही प्रयोग किया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि किस किस तरीके से शैल का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ शैल का ही प्रयोग करेंगे। तो आज के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।